कविता दूध पीकर सो चुकी थी और मैं बाकी कामों में व्यस्त थी। तभी माँ की आवाज मेरे कानों में गूंज उठी। माँ ने फुसफुसाते हुए मेरे कान में कहा, साफ साफ कह दो कि मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ। या तो मैं रहूंगी या वे लोग। ये भी कोई जिंदगी है? इस तरह की उल्टी सीधी बातें माँ 2 दिनों से लगातार मुझे समझा रही थी। मैं चुपचाप उनका मुख देखने लगी। मेरी नजर में पता नहीं क्या था कि माँ चिढ़कर बोली, तू मूर्ख ही रही। आजकल अपने परिवार का तो कोई करता नहीं और तू है कि बेगानों। माँ का उपदेश अधूरा ही रह गया, क्योंकि वंशिका ने आकर कहा, नानी अम्मा, रिक्शा आ गया। वंशिका को देखकर माँ का चेहरा कैसा रूखा सा हो गया। वंशिका को देखते ही उनका चेहरा एकदम बदल गया। आंखों में कसेलापन उतर आया। अगर उनकी आंखों में ताकत होती तो वो वंशिका, यश और दक्ष को वहीं जला डालती। ये वंशिका से भी छिपा नहीं रहा। माँ ने गुस्से से उस पर नजर डाली, फिर कुछ रुक कर कुछ कठोर स्वर में बोली, सामान रख दिया क्या? हाँ नानी अम्मा। वंशिका के स्वर की मिठास माँ को रिझा नहीं पाई। माँ चली गई, लेकिन जाते जाते नजरों से ही मुझे जताती गई कि मैं बेवकूफ हूँ। माँ किसी दूर की रिश्तेदारी में शादी में गई थी। लौटते हुए 2 दिन के लिए मेरे यहाँ आ गई। माँ पहली बार मेरे घर आई थी। मेरी गृहस्थी देखकर वो दुखी हो गई। माँ के मन में इंजीनियर की कल्पना एक धन्ना सेठ के रूप में थी। माँ के हिसाब से घर में दौलत का पहाड़ होना चाहिए था। हर भौतिक सुख वैभव के साथ साथ सरकारी नौकरों की एक पूरी फौज होनी चाहिए थी। इन्हीं कल्पनाओं के कारण माँ ने मेरे लिए इंजीनियर पति चुना था। माँ की इन कल्पनाओं के लिए मैं कभी माँ को दोषी नहीं मानती। हमारे नाना जी साधारण क्लर्क थे, लेकिन वे तन मन दोनों से पूरी तरह क्लर्क थे। वेतन से 10 गुनी उनकी ऊपर की आमदनी थी। पद उनका जरूर छोटा था, लेकिन वैभव की कोई कमी नहीं थी। हर सुविधा में पल कर बड़ी हुई माँ ने उस वैभव को कभी नाजायज नहीं समझा। यही कारण था कि मेरे नितांत ईमानदार मास्टर पिता से माँ का कभी तालमेल नहीं बैठा। मुझे अब भी याद है कि मैं जब भी मायके जाती, माँ खोद खोद कर मेरे पति की कमाई का हिसाब पूछती। घुमा फिरा कर नाना जी के सुख वैभव की कथा सुना सुनाकर उसी रास्ते पर चलने का आग्रह करती। लेकिन हम सभी भाई बहनों की नस नस में पिता की शिक्षा दीक्षा रच बस गई। शादी भी हुई तो पति पिता के मनोनुकूल थे। माँ के इन 2 दिनों के वास ने मेरी खुशहाल गृहस्थी में एक बड़ा कांटा चुभो दिया। आज जब सभी अपने अपने काम पर चले गए तो रह गई कविता और माँ की बातों का जाल। कविता को दूध पिलाकर सुला देने के बाद मैं घर में बाकी काम निपटाने लगी। ज्यादातर काम तो वंशिका ही निपटा जाती है। फिर भी गृहस्थी के तो कई अनदेखे काम हैं। सब कामों से निपटकर जब मैं अकेली बैठी तो माँ की बातें मुझे बींधने लगी। क्या हमने गलत किया है? क्या मैं कविता और कार्तिक का हक छीन रही हूँ? क्या उनकी इच्छाओं को मैं पूरा कर पा रही हूँ? मुझे अपने पति पर गुस्सा आने लगा। सचमुच मैं मूर्ख हूँ। कितनी लच्छेदार बातें बनाकर मुझसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठवा दी गई। मुझे अपनी स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय नहीं, असहनीय लगने लगी। माँ के आने से पहले भी तो परिस्थितियां यही थीं। सब बच्चे वंशिका, यश और दक्ष साथ रह रहे थे, लेकिन आज उनका रहना असहनीय क्यों लग रहा है? मन बार बार अतीत में भटकने लगा। 3 साल पहले की घटना मेरे मन मस्तिष्क पर भी स्पष्ट रूप से अंकित थी। तब कविता होने वाली थी। होली की छुट्टियां हो चुकी थी। उसी दिन हमें बड़ी ननद के यहाँ जाना था, लेकिन वहां जाना सुखद नहीं हुआ। उस दिन बिजली का झटका लगने से उन्हें बचाते हुए दीदी और भाई साहब दोनों मृत्यु का निवाला बन गए। जीजा जी पंखे की वायरिंग ठीक कर रहे थे। तार कहीं से कट गया था और नमी भी थी। अचानक उन्हें तेज झटका लगा। दीदी दौड़कर बचाने आई, लेकिन बिजली की चपेट में वे भी आ गईं। सब कुछ पलक झपकते खत्म हो गया। रह गए तो रोते बिलखते विलाप करते उनके बच्चे वंशिका, यश और दक्ष। सब कुछ समाप्त हो गया। आज के समय में हर व्यक्ति अपने ही में इतना व्यस्त है
कि दूसरे की जिम्मेदारी उठाने के बारे में सोच भी नहीं सकता है। लेकिन उन बच्चों का करुण रोना धोना मन को विचलित किए दे रहा था। रात के सुनेपन में मेरे पति ने मुझसे लगभग रोते हुए कहा, तन्वी, क्या तुम इन बच्चों को संभाल सकोगी? मैं पल भर के लिए जड़ हो गई। कितनी जोड़ तोड़ से तो अपनी गृहस्थी चला रही हूँ और उस पर 3 बच्चों का बोझ। मैं कुछ उत्तर नहीं दे पाई। अपना स्वार्थ बार बार मन पर हावी हो जाता। वे अतीत की गाथाएं गा गा कर मेरे दिल में सहानुभूति जगाना चाह रहे थे। अंत में उन्होंने कहा, अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन सार्थक जीवन उसी का है जो दूसरों के लिए जिए। आखिरकार वो मेरे दिल को पिघलाने में कामयाब हो ही गए और दूसरे ही दिन तीनों बच्चे हमारे घर आ गए। वंशिका, जो 17 साल की थी, गंभीर, जिम्मेदार और परिस्थितियों से अचानक बड़ी हो गई लड़की लगती थी। यश 14 साल का, पढ़ाई में तेज लेकिन अंदर से बहुत टूटा हुआ। और दक्ष सिर्फ 8 साल का मासूम, जिसे बार बार यही लगता था कि माँ पापा कहीं से लौट आएंगे। बच्चों को घर में लाना जितना आसान दिखता था, असलियत में उतना ही मुश्किल था। रिश्तेदारों ने ताने कसे, इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठा ली, अपने ही बच्चों का क्या होगा? पैसे पेड़ पर उगते हैं क्या? शुरुआती दिन बहुत कठिन थे। रात को अक्सर वंशिका तकिए में मुंह छिपाकर रोती, यश चुपचाप छत घूरता रहता और दक्ष हर थोड़ी देर पर पूछता, मम्मी कब आएंगी? मैं उन्हें गले लगाती, पर शब्द गले में अटक जाते। घर बाहर सभी हमारी तारीफ करते, हमारी हिम्मत की दाद देते, लेकिन मेरा मन अपने स्वार्थ के लिए रह रहकर विचलित हो जाता। फिर धीरे धीरे सब कुछ सहज हो गया। इसमें सबसे बड़ा हाथ 17 वर्षीय वंशिका का था। वो घर के कामकाज में खूब हाथ बटाने लगी, तो मुझे भी उन बच्चों को संभालना आसान हो गया। उन लोगों के आने के बाद एक दिन हम पारिवारिक बजट बना रहे थे। तभी मामी आ जाऊं कहते हुए वंशिका अंदर आ गई थी। उस समय उसका आना मुझे अच्छा नहीं लगा था, लेकिन मैं कुछ कह नहीं पाई। मामी, मेरी ओर देखकर उसने कहा, आपको बजट बनाते देखकर चली आई हूँ। अनावश्यक हस्तक्षेप कर रही हूँ, बुरा नहीं मानिएगा। नहीं नहीं बेटी, कहो, क्या कहना चाहती हो? आप रामलाल की छुट्टी कर दें। एक आदमी के खाने में कम से कम 2000 रुपए तो खर्च हो ही जाते हैं, और घर के सारे कामों को मैं संभाल लूंगी। नहीं बेटा, तुम्हारी पढ़ाई में बाधा आएगी। लेकिन मेरे विरोध करने के बाद भी वो नहीं मानी और रामलाल की छुट्टी कर दी गई। समय के साथ घर की दिनचर्या बदलने लगी। वंशिका ने न केवल रामलाल का बल्कि मेरा भी कुछ काम संभाल लिया था। उसके बाद कविता का जन्म हुआ। कविता के जन्म पर वंशिका ने मेरी जो सेवा की, उसकी क्या मैं कभी कीमत चुका पाऊंगी? कविता के आने से खर्च का बोझ और बढ़ गया। उसी दिन शाम को वंशिका ने मेरे पास आकर कहा, मम्मा, मेरी एक टीचर ने बच्चों के लिए एक कोचिंग सेंटर खोला है। प्रति घंटा 300 रुपए के हिसाब से वे अभी पढ़ाने के लिए देंगी। बहुत सी लड़कियां वहां जा रही हैं। मैं भी कल से जाऊंगी। हम लोगों ने कितना समझाया, बेटा, तुम्हें पढ़ाई करनी है, घर संभालना है, इतना बोझ मत लो। पर वो नहीं मानी। अपनी बीए की पढ़ाई, घर का काम, ऊपर से ये मेहनत, लेकिन वो अडिग रही। इनके दिल में वंशिका के इस काम के लिए जो भाव रहा हो, पर मेरे दिल में समाज का डर ही ज्यादा था। दुनिया मुझे क्या कहेगी? बड़ी कोशिशों से अच्छाई का जो मुखौटा मैंने लगा रखा है, वो क्या लोगों की आलोचना सह सकेगा? लेकिन वो हर माह अपनी सारी कमाई मेरे हाथ पर रख देती। कितना कहने पर भी एक पैसा तक न लेती। मैंने कई बार कहा, थोड़े पैसे अपने पास रख लिया करो, लेकिन वो हंसकर कहती, मुझे किस चीज की जरूरत है? सब कुछ तो मुझे मिलता ही है। ये देखकर मैं लज्जित हो उठती। यश भी पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम ट्यूशन करता। इन्होंने बहुत मना किया, पर बच्चों का एक ही नारा था, मेहनत करते हैं, चोरी तो नहीं। 3 साल देखते देखते बीत गए। कार्तिक और कविता दोनों की जिम्मेदारियों से मैं मुक्त थी। वो अपने से बड़ों के पद चिन्हों पर चल रहे थे। क्लास में वो कभी पीछे नहीं रहा। मेरी आंखों के सामने बारी बारी से वंशिका, यश और दक्ष का चेहरा घूम जाता, उसके साथ साथ कार्तिक का भी। क्या इन बच्चों को घर से निकाल दूं? मेरा बाहरी मन हाँ कहता, 3 का खर्च तो कम होगा, लेकिन अंतर्मन मुझे धिक्कारता।
कल अगर हम दोनों नहीं रहे तो कार्तिक और कविता भी इसी तरह फालतू हो जाएंगे। मैं फपक फपक कर रोने लगी। क्या बात है मामी, रो क्यों रही हैं? वंशिका के कोमल स्वर से मेरी तंद्रा भंग हो गई। शाम हो चुकी थी। माँ ने कितना अत्याचार किया केवल 2 दिनों में। कार्तिक और कविता को छिपाकर हर चीज खिलाना चाहती थी। बार बार बच्चों को उल्टी सीधी बातें सिखाती, लेकिन तीनों अनाथ बच्चों को देखकर उनका चेहरा कसैला हो जाता। वो बार बार मुझे समझाती, तन्वी, तू अपनी औलाद का भविष्य बर्बाद कर रही है। ये बच्चे तेरे नहीं हैं, बोझ हैं। इन्हें पालोगी तो अपने बच्चों का हक छीनोगे। मैं चुप रहती, दिल में होक उठती, लेकिन जवाब नहीं दे पाती। एक बार माँ ने वंशिका से सीधे कहा, तू बड़ी हो गई है, अपने मामा मामी पर बोझ मत बन, कहीं और रह ले, शादी ब्याह कर ले। वंशिका की आंखें नम हो गईं, पर उसने सिर्फ इतना कहा, नानी अम्मा, बोझ तो मैं तब होती अगर मेहनत ना करती। अब तो मैं इस घर का हिस्सा हूँ। उसकी परिपक्वता देखकर मैं अंदर से पिघल गई, लेकिन माँ का जहर मेरे दिल में उतर चुका था। मैं वंशिका की ओर देखने लगी। मुझे ऐसा लगा वंशिका नहीं, मेरी बेटी कविता बड़ी हो गई है और वो हम दोनों के अभाव में माँ की दी हुई मानसिक यातनाएं भोग रही है। मैंने वंशिका को दिल से लगा लिया। नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। मुझे आपसे अलग कौन कर रहा है? वंशिका ने हंस कर कहा, लेकिन इसे जाना तो होगा ही। ये करुण स्वर मेरे पति का था। पता नहीं वे कब आ गए थे। क्या? मैंने अपराधी भाव से पूछा। वंशिका की शादी पक्की हो गई है। मेरे अधीक्षक ने अपने बेटे के लिए खुद आज इसका हाथ मांगा है। दहेज की कोई मांग नहीं। उन्होंने कहा है, हमें सिर्फ संस्कारी लड़की चाहिए। वंशिका सिर झुकाकर रोने लगी। मेरे दिल पर से एक बोझ हट गया। उसे दिल से लगाकर मैं भी खुशी में रो पड़ी। एक तरफ बोझ उतरने का हल्कापन था तो दूसरी तरफ दिल का टुकड़ा बिछड़ने का दर्द। शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। वंशिका हर काम खुद करती, मेहमानों की सूची बनाना, सजावट देखना, भाइयों के कपड़े सिलवाना, जैसे उसकी नहीं किसी और की शादी हो। शादी से एक रात पहले उसने आकर मेरा हाथ थामा। मम्मा, आपने हमें माँ पापा से भी बढ़कर प्यार दिया। अगर आप न होती तो शायद हम दर दर की ठोकरें खाते। मेरी आंखें भर आईं। मैंने उसे गले लगाकर कहा, बेटा, तूने इस घर को संभाला, तू न होती तो शायद हम टूट जाते। शादी के दिन जब विदाई का समय आया, वंशिका मेरे सीने से लिपट गई। मम्मा, उसकी आवाज टूट रही थी। मैं फफक पड़ी। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। पीछे से पति का स्वर आया, तन्वी, हर बेटी को एक दिन जाना ही होता है, लेकिन याद रखो, ये घर हमेशा इसका रहेगा। वंशिका की आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरे दिल से बोझ उतर गया था, पर खालीपन की टीस रह गई। जब उसकी डोली उठी तो मैंने मन ही मन कहा, हाँ माँ, मैं मूर्ख हूँ। अगर ये मूर्खता है तो मैं हमेशा मूर्ख ही रहना चाहती हूँ, क्योंकि अपने लिए जीने से बड़ा सुख है दूसरों के लिए जीना। तो ये थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको रोज अच्छी अच्छी कहानियां सुनने को मिलती रहें। तो फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ। नमस्कार।